आज के दिन के बारे में मत पूछिए यार। बस इतना याद रखिए कि आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोग खूब तरक्की करें और आप लोग खूब मेहनत करें, स्वस्थ रहें और आप जो सपने देख रहे हैं, जो आपने मंजिल तय की हुई है, उसे पाएं। क्योंकि आज का दिन बड़ा अजीब निकला और खुशी का दिन मनाइए, मैं तो ये मानता हूँ। अपना जो टारगेट आप लोगों ने सेट किया हुआ है उसको लेकर चलिए। और मैं कहता हूं कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम से प्यार करिए और अपना 100% दीजिए। बस सफलता आपके साथ है, इतना याद मानिए। संभावना भरा समय, तो ये आप देखिए संपादकीय पाठ है आपका। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी मिल जाती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। आज भारत अपनी 140 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आगे के समय में भारत की आर्थिक प्रगति वर्तमान सुधारों, तकनीकी प्रगति और जनसांख्यिकीय बदलाव से काफी प्रभावित होगी। अनुमान है कि इस वर्ष भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अपने तेज कदम बढ़ा देगा। और लेकिन यह ध्यान रहे कि भारत केवल विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास चाहता है, जो लाखों लोगों को गरीबी और असमानता से मुक्ति दिला सके। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों और फिनटेक के संतोषदायी अनुभव से प्रोत्साहित होकर भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। देश डिजिटल साक्षरता, सुधार, बुनियादी ढांचे और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करके तकनीकी सेवाओं, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, एआई की, और डाटा साइंस में वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य बना रहा है। उभरती प्रवृत्तियों को देखते हुए यह लग रहा है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रयास आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बदलते परिवेश में भारत विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और दवा के क्षेत्र में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है। औद्योगिकरण और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की अब हमारी क्षमता ही आर्थिक मामलों में हमारी प्रगति को निश्चित करेगी। देश का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनना है। और आज भारत एआई और डाटा साइंस से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक कई तकनीकी क्रांतियों में अग्रणी रहने की स्थिति में है। 2025 में देश एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन तकनीक का प्रमुख केंद्र बन सकता है और इससे कृषि और स्वास्थ्य सेवा से लेकर शहरी नियोजन और शिक्षा आदि को लाभ पहुंचेगा। हमारा इसरो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा पा रहा है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चंद्रयान, गगनयान मानव मिशन और संभावित चंद और मंगल मिशन आने वाले दिनों में भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं। भारत का स्टार्टअप तंत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक है। परंतु देश की प्रगति सिर्फ आर्थिक विकास पर ही निर्भर नहीं है और इसके लिए सामाजिक समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और लैंगिक समानता भी जरूरी है। यह अच्छी बात है कि भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और जिससे यह अधिक समावेशी और सुलभ बन सके। नए वर्ष में कक्षाओं में तकनीक का अधिक एकीकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ छात्रों में कौशल विकास किया जा सकता और उच्च शिक्षा अनुसंधान पर जोर देकर विश्व स्तरीय संस्थानों का निर्माण किया जा सकता है। और इसी तरह टेलीमेडिसिन, निदान और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार से भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की सुलभता और कुशलता प्रभावी हो सकती है। सरकार की आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सेवा असमानताओं को कम कर सकती है और देश में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभियान चल रहा है और जिसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आशा है कि भारत में कारगर राजनीति और नेतृत्व के पर्दे पर महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ेगी। इसके साथ शिक्षा, सुरक्षा और समान अधिकारों के लिए प्रयास एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके तहत आवास, पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है और जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर आ सकेंगे। आज देश स्वच्छ जल की कमी की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और इस साल इससे पार पाने के लिए हमें जल संरक्षण, रिसाइकलिंग और प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। कुशल सिंचाई, जल वितरण के लिए तकनीक और बेहतर नीतियों से भी इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है।
भारत में जैव विविधता बहुत समृद्ध है, वन्यजीवों, वनों और पारिस्थितिकी और आप देखेंगे कि तंत्रों की सुरक्षा के लिए प्रयास और बढ़ाने होंगे। राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित क्षेत्रों, टिकाऊ कृषि पद्धतियों के विस्तार से पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिल सकती है। सांस्कृतिक कूटनीति, मीडिया और बॉलीवुड के माध्यम से देश का बढ़ता सॉफ्ट पावर इसकी वैश्विक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। उन्नत तकनीकी और स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि और वैश्विक साझेदारों के साथ बढ़े हुए सहयोग द्वारा भारत की रक्षा क्षमताएं सुदृढ़ रहे होंगी। भारत की जनसंख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन इस समय महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी होंगे। भारत में शहरी आबादी बढ़ने की उम्मीद है। हमें टिकाऊ, लचीले और तकनीकी रूप से उन्नत शहरों के निर्माण पर बल देना होगा, जो बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं। और इन अनेक संभावनाओं के बावजूद नए साल में भारत को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए कराधान पुनर्वितरण और सामाजिक सेवाओं में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता होगी। सरकार के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को दूर करना सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि प्रगति हो रही है, फिर भी सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी नियोजन सहित बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से निपटने के लिए साहसिक और एवं दूरदर्शी नीतियों की आवश्यकता होगी। लेखक, शिक्षाविद एवं पूर्व कुलपति हैं, इनका नाम है गिरीश और मिश्र, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, ये है हमारा प्यारा पृथ्वी, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और हमारे पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपको श्रीलंका यहाँ देखने को मिल रहा है। पाक जलनमरू, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलेगी। नए वर्ष में राजनीति की रंगत, तो देखिए वर्ष 2024 बता रहा है कि 2025 में भी पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की राजनीति जारी रहेगी। और आप देख ही रहे हैं वहां एक क्या कर रहे हैं, कोई जॉर्ज सोरोस को ले आ रहे हैं, एक अडानी को लेके आ रहे हैं। आप देखते हैं कि एक ऐसा इस बार का सत्य उठा के देखिए, आप लोग सुनिए पूरे सत्य को। 5 मिनट भी ऐसी चर्चा नहीं हुई जो देश के हित में हो, किसानों के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, या शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पर हो, महिलाओं की स्थिति पर हो। आप देखेंगे कि बवाल में कटा पूरा। और आपको बता दूं, हमारा आपका जो पैसा है ना टैक्स का, पानी की तरह बहाया जाता है इस पर, इस तरह की जो संसद की सत्र चलते हैं। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं एजुकेशन सर्कल पर डाल दूंगा, जो हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है ना वहां, तो वहां से मिल जाएगा आपको। कालचक्र का प्रभाव, समय परिवर्तन शाश्वत सत्य, यह एक सा कभी नहीं रहा, और कोई भी योग हो, समय सदैव आबाद गति से गतिमान रहता है। कालचक्र चलता रहता है, हम इसी कालचक्र के प्रभाव में स्वयं को ढालते हुए बहते रहते हैं। काल का बोध महत्वपूर्ण है और काल अस्तित्व का सृजन करता भी है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि काल से ही सब उत्पन्न होते हैं और काल सबका पिता है। काल से काल उत्पन्न होता है। काल के संबंध में यह तक कहा गया है कि काल पिता है और काल ही पुत्र है। काल से जल पैदा हुआ, काल से ज्ञान, तप और दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। काल से सूर्योदय और काल से ही सूर्यास्त है। वैसे काल का अस्तित्व एक समान भी नहीं होता है। हम सुख में होते हैं तो काल अल्प ज्ञान पड़ता है, दुख में होते हैं तो काल बहुत लंबा ज्ञान पड़ता है। महाभारत में भी काल की महिमा बताई गई है। काल से ऋतुएं हैं, काल से वनस्पतियां उगती हैं, काल से वर्षा है, काल से वायु की गति है, काल से वृक्षों का पर फूल खिलते हैं, काल से सूर्य तपते हैं, काल से युद्ध होते हैं, काल से जय पराजय का निर्धारण होता है। सब कुछ काल के अधीन है। काल सर्वव्यापी है। यह क्रम युगों से साल दर साल चलता आ रहा है। साल बदलते हैं जाते हैं और हम नई उम्मीदों के साथ जीवन जीते रहते हैं। एक बार फिर काल के प्रभाव में बहते हुए हम नए साल में आ गए। सृष्टि अपनी गति से चलायमान है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब इसको किस दृष्टि से अपनाते हैं। हमसे नव वर्ष का स्वागत ही नहीं ना करें, बल्कि खुद को भी नई ऊर्जा, नए संकल्पों के साथ बदलें। आशाओं और विचारों की कल्पनाओं से निकल पुराने लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपने जीवन के नए सकारात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाएं और काल चक्र के प्रभाव का सकारात्मक रूप से आनंद लें। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है भाई, पढ़ा करिएगा, सीखा करिएगा। बेहतर कल की आस, समय के साथ बहुत कुछ नया और बेहतर होता है, लेकिन नव वर्ष का आगमन यह कहीं अधिक उम्मीद जगाता है। आने वाला समय शुभ हो। हम भारतीय सभी के शुभ की कामना करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति यही कहती है कि यही कामना इस वर्ष भी की जानी चाहिए। इसके साथ ही आशा की भी की जानी चाहिए कि देश ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं वे समय पर सही तरह से पूरे हों।
ताकि विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे देश के समक्ष कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, और यदि वे उत्पन्न हो भी तो उन्हें सफलतापूर्वक दूर किया जा सके। अवरोधों को हटाने अर्थात समस्याओं का निराकरण करने की सबसे अधिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। शासन प्रशासन की सामर्थ्य बहुत कुछ देश की राजनीति के रुख रवैये से तय होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि राजनीति का काम है लोगों को दिशा दिखाना। हमारी राजनीति यह काम वास्तव में कर सके, क्या कर सके। इसके लिए इस नव वर्ष में राजनीतिक दलों को अपने रवैये में बदलाव लाने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। इसलिए और भी क्योंकि बीते वर्ष टकराव और कलह की जो राजनीति देखने को मिली, इसके चलते देश की जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की जैसी कोशिश की गई और बहुत ही निराशाजनक है। बीते कुछ समय से राजनीति के स्तर पर जो प्रतीति कराने की कोशिश की जा रही है, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद हमारा संविधान खतरे में है, यह वह व्यर्थ का विचार है। इसी तरह यह प्रचारित करना भी सस्ती राजनीति का ही परिचारक है कि गांधी अथवा अम्बेडकर की विरासत खतरे में पड़ गई है, और ऐसे विचार भारत को राजनीतिक अपरिपक्वता और साथ ही छिछली सार्वजनिक विमर्श का परिचायक है। अच्छा हो कि नए वर्ष में सचमुच नई तरह की राजनीति की जाए और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो जनहित से जुड़े हैं और जिनका समाधान कर देश को आगे ले जाया जा सकता है। जब राजनीति अपने पथ और दायित्वों से भटके, तब समाज को अपनी सहमतियों और असहमतियों से राजनीतिक वर्ग पर ऐसा दबाव बनाना होता है वह जो अभिष्ट है, और उसकी पूर्ति करें। जब इस पर देश और दुनिया एकमत है कि आने वाला कल भारत का है, तब उन संभावना को बनाने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए जो सामने दिख रही है। जो कि संभावनाएं अपने साथ चुनौतियां लेकर भी आती हैं, इसलिए उनका सामना हमें पहले से अधिक दृढ़ता और मिलकर करना होगा। ऐसा किया जाना तब कहीं अधिक आसान होगा जब नए विचार और नई कार्य संस्कृति को अपनाया जाएगा, और इस संदर्भ में जितना सजग सरकारी तंत्र को रहना होगा उतना ही समाज को भी। अपराधियों पर नकेल। ये पंजाब पुलिस ने राज्य के अलग अलग थानों और पुलिस चौकियों में किए गए विस्फोटकों के मामले में बेशक 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह पता लगाया जाना जरूरी है कि इनके तार किस किस से जुड़े हैं और इनको फंडिंग कौन कर रहा था। आरोपितों ने हैंड ग्रेनेड फेंकने की बारीकी कहां से सीखी और किससे सीखी। आरोपितों की इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने यूट्यूब से विस्फोट कराना सीखा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मारे गए 3 आरोपितों के पास से मॉडिफाई AK-47 बरामद की गई, और सवाल यह भी है कि इस हथियार को मॉडिफाई कहां और किसने किया है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में पता किया जाना आवश्यक है। इन सवालों के जवाब पर राज्य और देश की सुरक्षा निर्भर करती है। पूरे मामले की गहन जांच की जानी चाहिए, और जो लोग भी इन घटनाओं के पीछे हैं उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। विदेश में छिपे आतंकियों गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण के प्रयास भी तेज किए जाने चाहिए। इसके अलावा बीते कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान में बैठे असामाजिक तत्व पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। डॉन से आए दिन हथियार और हीरोइन भेजने का प्रयास भी किया जाता है। सीमा पार से आने वाले हथियारों और हीरोइन को ठिकाने लगाने वालों के बारे में भी पता लगाया जाना चाहिए। हीरोइन वो हीरोइन नहीं, एक्टर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है किसकी? ड्रग्स की, ठीक है, उस हीरोइन की बात हो रही है। ये देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, और ये पड़ोसी हमारा यहाँ पाकिस्तान है, इसलिए आप देखते हैं यहाँ कोशिश करता है कि शांति फैली रहे। देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों से सीमा लगती है इसकी। पंजाब की 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। विधानसभा में 117 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 13 सीटें। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको, और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या है, राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है, और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एकता का महाकुंभ, अब इलाहाबाद जिसे अब आप लोग प्रयागराज के नाम से जाते हैं, यहाँ महाकुंभ हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। प्रयागराज में होने जा रहा महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम है। आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ ही आस्था की अभिव्यक्ति का यह सामूहिक आयोजन वैश्विक स्तर पर भी चर्चित है। इस वर्ष महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक दिव्यता और भारत की सांस्कृतिक भव्यता की सुंदर झांकी के रूप में यह विशाल मेला सांस्कृतिक विरासत को एक सूत्र में बांधे रखने का उद्देश्य है।
बीते दिनों मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को देश की एकता के भाव से जोड़कर अपनी बात कही। पीएम ने कहा कि इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेक अखाड़े, हर कोई आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा बड़ा छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। मैं आप सबसे कहूंगा कि जब हम कुंभ में शामिल हों तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए और समाज में विभाजन, विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कम शब्दों में कहूं तो महाकुंभ का संदेश एक हो, पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा कि गंगा की अविरल धारा ना बटे समाज हमारा। वस्तुतः आध्यात्मिक भाव संग एकता का यह संदेश हर नागरिक के लिए विचारणीय है। हमारे देश की विविधता का सम्मान करने की सीख लिए है और प्रकृति से मनुष्य को जोड़ना यह पावन समागम भी हर ऊंच नीच से दूर जुड़ाव और आपसी सामंजस्य की भाव को ही पोसता है। श्रद्धालुओं की भीड़ में संत समाज ही आमजन और विदेशी मेहमान तक शामिल होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की मान्यता पाने वाले इस आयोजन से जुड़ी तैयारियां तक लोगों को चकित करती हैं। इस बार भी तकनीक की मदद से डिजिटल महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सहजता और सुरक्षा के लिए की गई तैयारियां रेखांकित करने योग्य हैं। 11 भारतीय भाषाओं में मेले से जुड़ी हर तरह की सूचना उपलब्ध होगी और एआई चैटबॉट, डिजिटल नेविगेशन, एआई पावर्ड कैमरों से इस अद्वितीय आयोजन में सुरक्षा प्रबंधन किए गए। और आप देखिए, भीड़ के प्रबंधन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने तक श्रद्धालुओं का यह जमावड़ा सचमुच संसार का अनोखा आयोजन है। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी महाकुंभ मेले को स्थान दिया गया। समझना कठिन नहीं है कि दुनिया के हर कोने तक भारत की सांस्कृतिक विविधता के रंग पहुंचाने वाला महाकुंभ मेला एकता और सद्भाव का सार्थक अनुष्ठान है। सीखा करिएगा, बड़ा अच्छा लिखा जाता है। यूनेस्को के बारे में जरूर याद रखिए और देखिए इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं कि टिप्पणियां रहती हैं, देखना होगा करे तो देख सकते हैं आप लोग। ये आर्थिक प्रगति की दिशा में अग्रसर भारत, इसे भी देख लीजिए। अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। वस्तुतः भारत का वैश्विक व्यापार भी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी है और हमारी आर्थिकी की गति यदि इस प्रकार कायम रही तो इसी दशक में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आज आप देखते हैं कि आज भारत अधिकांश क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में हमारे देश एक चमकते सितारे के रूप में उभर रहा है। लगातार तेज हो रही आर्थिक प्रगति का प्रभाव भारत में नागरिकों की औसत आय में हो रही वृद्धि के रूप में भी दिखाई देने लगा है। और हाल में अमेरिका में जारी की गई एक यूबीएस बिलियनियर एविएशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिलियनियर अरबपतियों की संख्या 185 तक पहुंच गई है। भारत विश्व में अरबपतियों की संख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आ गया है और इस मामले में पहले स्थान पर अमेरिका, जहां अरबपतियों की संख्या 835 है, जबकि तीसरे स्थान पर चीन है, जहां इसकी संख्या आप देखते हैं कि 427 है दूसरे पर। इस वर्ष भारत और अमेरिका में जहां अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं चीन में इनकी संख्या में कमी आई है। अमेरिका में इस वर्ष अरबपतियों की सूची में 84 नए धनाढ्य जुड़े हैं। भारत में 32 नए अरबपति 21% की वृद्धि के साथ जुड़े हैं, तो वहीं चीन में 93 अरबपति कम हुए हैं। पूरे विश्व में आज अरबपतियों की संख्या 2682 से अधिक है और जबकि आप देखते हैं कि वर्ष 2015 में इसकी संख्या 1757 थी। भारत में वर्ष 2015 की तुलना में अरबपतियों की संख्या में 123% की वृद्धि हुई है। वस्तुतः बिलियनियर उस नागरिक को माना जाता है जिसकी संपत्ति $100 करोड़ से अधिक हो गई है, अर्थात भारतीय रुपए में आप देखिए 8,400 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति है। भारत में तेजी से वृद्धि, तो पिछले एक वर्ष के दौरान भारत में उपयुक्त वर्णित अरबपतियों की संपत्ति 42% की वृद्धि दर्ज करते हुए $9,560 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई, जबकि अमेरिका में इनकी संपत्ति वर्ष 2023 में $4,60,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024 में $5,80,000 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चीन में अरबपतियों की संपत्ति वर्ष 2023 में $1,80,000 करोड़ आप देखते हैं कि करोड़ से घटकर वर्ष 2024 में $1,40,000 करोड़ हो गई है। पूरे विश्व में आप देखेंगे कि अरबपतियों की संपत्ति बढ़कर 14 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। अच्छी बात है कि इस रिपोर्ट में यह उम्मीद व्यक्त की गई है कि आगामी 10 वर्षों में भारत में अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी
और भारत में 100 से अधिक पारिवारिक व्यवसायों में संलग्न ऐसे परिवार हैं जो अपने व्यवसाय को भारतीय परंपरा के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान। भारतीय अरबपतियों की संख्या केवल भारत में ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि अन्य देशों में भी निवास कर रहे भारतीयों भी अरबपतियों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। इससे भी अच्छी बात यह है कि वे अपनी आय के कुछ हिस्से को भारत में भेजकर यहाँ निवेश भी कर रहे हैं, और इस प्रकार अन्य देशों में निवास कर रहे भारतीय मूल के नागरिक भी भारत के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। विशेष रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को तेज गति बढ़ाने में भारतीय मूल के इन नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय भारतीय मूल के 1,80,00,000 से अधिक नागरिक विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत में जमा के रूप में भेजते हैं। हाल ही में आप देखिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में 12,900 करोड़ डॉलर की भारी रकम अन्य देशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत भेजी गई। और भारत पिछले कई वर्षों से इस दृष्टि से पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। वहीं 2021 में 10,500 करोड़ डॉलर, 2022 में आप देखिए 11,100 करोड़ डॉलर, और 2023 में आप देखेंगे 12,500 करोड़ डॉलर की राशि भारत में भेजी गई है। वित्तीय वर्ष भारत में भेजी जाने वाली राशि की तुलना में यदि अन्य देशों में भेजी जा रही राशि से करें तो ध्यान में आता है कि वर्ष 2024 में मैक्सिको में 6,800 करोड़ डॉलर की राशि भेजी गई थी, जिसे पूरे विश्व में इस दृष्टि से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और देखिए, विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। युवाओं से बढ़ती उम्मीद। तो विदित है कि वित्तीय वर्ष भारत से लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से विकसित देशों की ओर जाते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भारतीय युवा इन देशों में ही रोजगार प्राप्त कर लेते हैं एवं अपनी बचत की राशि का बड़ा भाग भारत भेजते हैं। आज तक भारतीय मूल के इन नागरिकों द्वारा 1 लाख करोड़ डॉलर की राशि भारत भेजी गई है। भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के संग्रहण में यह राशि बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। वर्ष 2024 में पूरे विश्व में 68,500 करोड़ डॉलर की राशि विभिन्न देशों के नागरिकों द्वारा अपने देशों में को भेजी गई है। यह राशि वर्ष 2023 में भेजी गई राशि से 5.8% अधिक है। पूरे विश्व में विभिन्न देशों में निवास कर रहे नागरिकों द्वारा भेजी गई उक्त राशि में से 20% से अधिक की राशि अन्य देशों में निवास कर रहे भारतीयों द्वारा ही अकेले भारत में भेजी गई है। और इस प्रकार भारतीय मूल के नागरिकों की संपत्ति न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। नव वर्ष 2025 आज प्रारंभ हो रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर उक्त समाचार का आना समस्त भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देश एवं विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों की संपत्ति में वृद्धि होने से इन नागरिकों की भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक बल मिलेगा एवं रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। और इससे आप देखिए, अंततः भारत मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि दृष्टिगोचर है, और यह मध्यम वर्ग द्वारा की जा रही खरीद के चलते ही संभव हो पा रहा है। अब आप देखिए, जब मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की आय में भी वृद्धि होने जा रही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में इस वर्ग का योगदान और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक कर्ज के जाल में फंसती ग्रामीण आबादी। भारत में 2/3 से अधिक लोगों ने अब तक कम से कम एक बार पर्सनल लोन अवश्य लिया है। शहरी क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से अधिक है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब यह प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हालिया प्रकाशित एक संबंधित रिपोर्ट के अनुसार शहरों की तुलना में गांव में अब कर्जदार अधिक होते जा रहे हैं। गांव में प्रति 1 लाख पर आप देखिए 18,714 लोगों ने किसी न किसी तरह का कर्ज कभी ना कभी लिया है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों का आंकड़ा 17,442 है। और सबसे अच्छी बात है कि संस्थागत ऋणों की उपलब्धता अब सहज हो गई है, परंतु गैर संस्थागत ऋण प्रदाताओं ने भी तेजी से पांव पसारे हैं। चिंता का दूसरा कारण संस्थागत ऋण में भी इस तरह के ऋणों की ब्याज दर कहीं अधिक है, और उससे भी ज्यादा गंभीर यह है कि संस्थागत हो या फिर गैर संस्थागत ऋण प्रदाता ऋणी का एक किस्त भी समय पर जमा नहीं होती है, तो अत्यधिक दंड वसूलने के नाम पर तमाम खर्चों को भी जोड़ता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरी नागरिकों की तरह ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर रहन सहन में भी सुधार होना चाहिए। शहरों से किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण इलाके पीछे नहीं रहने चाहिए, परंतु सवाल है कि कुछ इस तरह के ऋण होते हैं जिन्हें कई लोग देखी में ले लेते हैं, और उसका सीधा असर कर्ज के मकड़जाल में फंसने की तरह हो जाता है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने में महिलाएं भी पीछे नहीं है, और कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, अधिकांश व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन घरेलू जरूरतों को पूरा करने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बस शान और शौकत के से रहने के लिए ही लिए जाते हैं।
कहीं वहीं आप देखिए गांव और शहरों में एक अंतर यह है कि शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं सरकारी स्तर पर भी आसानी से उपलब्ध है, जबकि गांव में स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ग्रामीणों को ऋण लेना पड़ता है। यह सब ऋण सब कृषि कार्यों के लिए लिए जाने वाले ऋण से अलग हटकर है। वैसे भी अधिकांश स्थानों पर आप देखिए संस्थागत कृषि ऋण नाममात्र या जीरो ब्याज दर पर उपलब्ध होता है, परंतु इस मामले में एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि बिना ब्याज के ऋण को समय पर नहीं चुकाकर कर्ज माफी के राजनीतिक जुमले के चलते जीरो ब्याज सुविधा से भी वंचित हो जाते हैं। खैर, यह विषय से भटकाव होगा। मूल विषय पर आए तो शहरों की तरह गांव भी आधुनिकतम सुख सुविधाओं से संपन्न हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास होना भी चाहिए, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कर्ज से एक आशंका यह भी उत्पन्न हो सकती है कि कर्ज लेकर कुछ पाने के बजाय भी इसके जाल में फंसकर अधिक खो ना दें। इसका बड़ा कारण यह है कि संस्थागत ऋण यानी कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण या फिर गैर संस्थागत ऋण परेशानी इनकी वसूली व्यवसायों को लेकर होती है। ऋण देते समय संस्थाएं जितनी उदारता दर्शाती हैं, किस्त वसूलते समय उतनी ही सख्ती बरतने लगती हैं। ऐसे में इस बारे में भी विचार करना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि ये तो आप लोग भी अनुभव करते होंगे, जानते होंगे, समझदार है ना आप लोग, कि नहीं है? भारतीय डाक के कायाकल्प की उम्मीद। भारतीय डाक व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है। तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वस्तुतः अपने अधीनस्थ डाक विभाग की शीर्ष टीम के साथ सिंधिया ने इस विभाग के कायाकल्प के लिए उचित रकम की मांग हेतु यह मुलाकात की है। देखा जाए तो सिंधिया डाक विभाग की ताकत और कमजोरी दोनों बाखूबी जानते हैं। वर्ष 2007 में संचार राज्य मंत्री रहने के दौरान उन्होंने इसके आधुनिकीकरण और ग्रामीण डाक सेवकों को शक्ति और संपन्न बनाने की दिशा में काम भी किया था, और इस नाते अपने पुराने अनुभवों और भावी चुनौतियों के मद्देनजर पूरी तैयारी के साथ उन्होंने डाक विभाग के कायाकल्प और 2029 तक लाभ में लाने की जो रणनीति बनाई, उसके लिए अगर उचित संसाधन मिला और ठीक क्रियान्वयन हुआ तो इस विभाग का कायाकल्प बहुत मुश्किल नहीं है। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल में संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सिंधिया ने डाक विभाग को चाक चौबंद करने के इरादे से कई कदम उठाए। अपने उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ कई आधुनिक सामग्रियों से डाक विभाग को मजबूत करने की दिशा में काम भी हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए विभाग ने और अधिक पकड़ बनाने की कोशिश की है, जहां शहरों की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। महत्ता कायम भारतीय डाक आप देखिए 1,64,987 डाकघर शाखाओं के साथ विश्व में संख्या में ही नहीं, शक्ति में भी अव्वल है, और अधिकांश देशों में सूचना और संचार क्रांति के चलते डाकघर बंद होते जा रहे हैं, परंतु भारत में नई डाकघर खुल रहे हैं, नई भूमिकाओं में भी खड़े हैं। भारतीय डाक की महत्ता कायम रखने में इसकी विश्वसनीयता ग्रामीण आधार के साथ पोस्टमैन का भी योगदान, जो सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी है। केंद्र सरकार ने डाक अधिनियम 2023 को 18 जून 2024 से लागू किया था। इसके पहले भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 से डाकघरों का कामकाज चलता था। इन विधायी उपायों का विभाग के भविष्य पर कितना असर पड़ता है, इसका पता साल भर बाद चलेगा। फिलहाल पुस्तक प्रेमियों में बुक पोस्ट को बंद करने से हलचल है, क्योंकि जो विकल्प उनके सामने है वह बहुत ही महंगा है, लेकिन अभी बहुत से पक्षों का जानना परखना है। राजस्व घाटा। फिलहाल चिंता की बात यह है कि भारतीय डाक की 2019 से 20 में जहां कुल राजस्व प्राप्तियां 13,558 करोड़ थी, वहीं 2023-24 में घटकर 11,321 करोड़ हो गई हैं। 2024-25 में लक्ष्य 12,238 करोड़ रुपए है। राजस्व घाटे को कम करने के लिए कई उपाय किए कामयाबी नहीं मिली है। 2019-20 में राजस्व घाटा 14,913 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 24,115 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे महज विभागीय कारण ही नहीं है। वित्तीय सेवाओं में अपेक्षित पारिश्रमिक की दरों में बढ़ोतरी न होना और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें ठहरी होना भी एक अहम कारक है। ब्याज दरें बढ़ती हैं तो छोटे निवेशक डाकघरों को प्राथमिकता देते हैं। हाल के सालों में डाक विभाग स्पीड पोस्ट और पार्सल, विदेशी पार्सल, बिजनेस पार्सल, थोक डाक सेवाओं के माध्यम से डाक शुल्क, लघु बचत योजनाओं, नगद प्रमाण पत्र जैसे सेवाओं, नागरिक केंद्रित आधार नामांकन, पासपोर्ट और सामान्य सेवा केंद्र, शिक्षा संस्थाओं के फार्मों की बिक्री जैसी कई पहलें की हैं। इनमें कुछ सफल रही तो कुछ विफल रही। और इसमें आप देखिए विश्वसनीयता। समय के साथ बहुत से क्षेत्र बदल रहे हैं। डाक विभाग में पहले चिट्ठियों का वर्चस्व था, अब वित्तीय सेवाओं और ई कॉमर्स में यह भूमिका निभा रहा है, और बचत आंदोलन के विस्तार में इसकी भूमिका कायम है। देश में डाकघरों में 26 करोड़ खाते हैं, और जिनमें आप देखिए 12.68 लाख करोड़ रुपए जमा है। सुकन्या खातों में से आप देखिए 84% खाते डाकघरों में खुले हैं। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन
बीमा से प्राप्त कुल प्रीमियम आय 2018-19 में 10,398 करोड़ थी, जो 2022-23 में बढ़कर आप देखते हैं कि 14,246 करोड़ हो गई। महिला सम्मान बचत पत्र योजना वर्ष 2023 में आरंभ की गई थी, जिसके 43.30 लाख खाते खोले गए। डाकघरों की बचत योजनाएं जोखिम रहित थे। देश में 5 लाख से अधिक लघु बचत एजेंटों को भी इससे काम मिलता है। भारतीय डाक 24 घंटे चलता रहता है। हवाई जहाज, मोटर, रेलवे से लेकर नाव जैसे संसाधनों से डाक सामग्री ढोई जाती है। पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों की मदद से हाल के वर्षों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। शहरी इलाकों में आम धारणा है कि संचार और सूचना क्रांति की आंधी में डाकघरों की जरूरतें क्या है, पर ग्रामीण डाकघरों की उपयोगिता इस धारणा को झुठलाती है। भले ही आकर्षक इमारतों में कई देहाती डाकघरों न हो, परंतु गांव किसानों के भी वे बहुत करीब हैं। चमचमाते आप देखिए बैंकों से उनकी चमक कहीं फीकी नहीं है और उनमें महाबली बनने की संभावनाएं भी कायम है। अब आप देखिए डाक विभाग की क्या समस्याएं हैं, क्या उपलब्धियां हैं, सरकार क्या कर रही है, ये आप लोगों को बताना चाहिए, सोचना चाहिए, लिखना चाहिए। समझ रहे हैं? एक सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए ना। विभाजनकारी तत्वों पर लगाम। विविधताओं में एकत्व की भावना भारत की आत्मा है। यह विविधता एकता भारत का सौंदर्य। नव वर्ष अवसर पर हमें इसे कायम रखने की जरूरत है। ये आप देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने हाल में कहा कि धर्म व जाति के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी का बढ़ता उपयोग संवैधानिक आदर्श बंधुत्व के साथ साथ देश की एकता की भावना के लिए बड़ी चुनौती। इसे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि इन पर राजनीति भी खूब होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और नई ऊर्जा के साथ लग जाइए भाई। नया साल है तो नई ऊर्जा, और एक बार सक्सेस हो जाइए ना तो खूब मनाएंगे नया साल, ठीक है। धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब तरक्की करें।